हुआ, जब मजदूरी कर रहे थे, किसी की गाय भैंस चरा रहे थे, दिन पे दिन मुकाम बदलता गया। अपना घर, मकान, जमीन मेरी शादी के दूसरे ही साल बेचना पड़ा। गाय का और बैलों का मूत्र और गाय का गोमूत्र और गोबर जो आपके नजदीक होते हैं ना, वही आपके दुश्मन बनते हैं। अभी आपने मुझे पूछा कि गौ माता को लेकर के आपका क्या वो है स्टैंड है। ऋषि मुनियों ने तय निश्चित मतलब संशोधन किया है कि गौमूत्र के अंदर 5100 एलिमेंट है। गौमूत्र छिड़कने से आपके घर की नकारात्मक एनर्जी, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इंसान के जहाँ रहने का निवास है वहाँ गोबर से लिपाई की जाती है तो रेडिएशन से बच सकता है। तो उसकी क्या कीमत करेगा? वो तो उसी थैले में लेके जाएगा। अब वही हीरा मंडी में जाएगा, डायमंड की मंडी में, तो उसके करोड़ों के मूल्य लगेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो बुद्धिहीन लोग गौमूत्र या पंचगव्य के बारे में टिप्पणी करते हैं, 50 रुपये की रेमडेसिविर इंजेक्शन 90 हज़ार में बेच रहे थे। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का बड़ा अब वो कोई एजुकेशन है क्या? ये विनाश वृत्ति है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा जगत में मात्र और मात्र भारतीय सनातन संस्कृति के सिवा किसी के पास शिक्षा है ही नहीं। लोगों को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहूँगा कि A1 A2 की जो बात है ना, वो एक षड्यंत्र की बात है। रोज का 40,000 का हो जाएगा और महीने का 12 लाख का हो जाएगा। उसी प्रांत में वो नस्ल पालनी चाहिए। जैसे राजस्थान में सफ़ेद गाय है, थार पारकर क्यों है, जिसमें हमारे पास हमने एक रेंट पे खेत था, उसमें प्याज लगाई थी तो 35 लाख की प्याज हो गई थी और उसी प्याज से 27 लाख का दूसरा खेत खरीदा हमारे पिताजी के नाम। और कुछ लोग सरकार में ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी गाय देखी नहीं है, वो लोग नीतियाँ बनाते हैं। गांव और कृषि मानव सभ्यता का मेरुदंड है। यदि उसके ऊपर काम नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि आगे जाके हमें पछताना पड़ेगा। नमस्कार, आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपनी पॉडकास्ट सीरीज में एक खास कहानी लेकर आप लोगों के सामने। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि 80 रुपए की मजदूरी करने वाला कोई इंसान लखपति या करोड़पति बन सकता है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ आज आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। ऐसी कहानी पेश करने वाले हैं एक सच्चे गौपालक की, गौसेवक की, जिसने 80 रुपए से अपनी मजदूरी के दिन की शुरुआत करी। उसके बाद में आज वो करोड़ों का व्यापार करते हैं। उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स विदेशों तक एक्सपोर्ट होते हैं। साथ ही साथ वो लाखों रुपए किलो का घी भी लोगों को देते हैं। ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है जो चाहते हैं देसी गौ माता की सेवा करना, जो चाहते हैं पंचगव्य पे काम करना, जो चाहते हैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान इंडियन पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं रमेश रूपरेलिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा, जिसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर बात चलती है। आज जब आपका नाम गूगल पे सर्च किया जाता है तो हमेशा एक स्टोरी निकल के आती है सबसे टॉप लाइन पे। वो ये रहती है कि आपने जो अपने करियर की शुरुआत करी वो महज 80 रुपए से करी। यानी कि आप जब आपकी कठिनाई भरे दौर था तब आप 80 रुपए की मजदूरी करते थे। उसके बाद जब आपने जीवन में संघर्ष किया तो आज आप हमारे सामने हैं और आप पहचान के मोहताज नहीं, तमाम राष्ट्रीय अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं। तो इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये हमें तो पता ही नहीं था कि ये सफ़र है, कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम तो जैसे तैसे जीवन गुजार रहे थे। पर कोई ऐसी दिव्य चेतना है जो गौ माता के अंदर, जिसके माध्यम से दिन पे दिन मुकाम बदलता गया, नए नए रास्ते खुलते गए और अंत में लोगों ने ये कहा कि आप तो एक मिसाल हो, आप तो एक प्रेरणा स्रोत हो। हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि यह सब कैसे हुआ, क्या हुआ। जब मजदूरी कर रहे थे, किसी की गाय भैंस चरा रहे थे, अब घर के पैसे नहीं थे तो उसी पैसे से जो घर चलता था, धीरे 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 फिर भी परिस्थितियाँ ये हुई कि अपना घर, मकान, ज़मीन मेरी शादी के दूसरे ही साल बेचना पड़ा और वो बेच के हम एक शहर की जैन परिवार की ज़मीन में मजदूरी करने आए। जब खेत में केमिकल डालने के पैसे नहीं थे तो गाय का और बैलों का मूत्र और गाय का गोमूत्र और गोबर वो नाली में बहा बहा के खेती कर रहे थे। परिस्थिति ने बदलाव लिया जो आज आपके सामने है। क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े लेवल पे ये चीज़ें एस्टेब्लिश कर पाएंगे? कोई आपका ध्येय था, कोई आपका ऐसा विज़न था? क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है तो हमेशा ये सोचता है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ूँगा, या आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिलती गईं, लोग मिलते गए और कारवां आपका बढ़ता हाँ, गया? जहाँ लक्ष्य होता है वहाँ प्राप्ति की बात होती है। जहाँ लक्ष्य ही नहीं होता, शून्य होता है, जी, वहाँ क्या प्राप्ति होती है ना? जी। जब
जीवन ही तो हम शून्य में जी रहे थे कि जैसे तैसे दिन निकालो, जैसे तैसे बच्चों की पढ़ाई की फीस भर लो, आप अपना घर चला लो, एक छोटा सा घर हो जाए गांव में, यही सोच थी जब मिशन ही नहीं था। अब लग रहा है कि दुनिया कह रही है कि आप मिशन वाले लोग हो ऐसा, जी। पर हमें तो आज भी नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे पास प्री प्लानिंग आज भी नहीं है। आज भी हम ऐसे ही चल रहे हैं, जो गोमाता या ईश्वर जो योजना बनाते हैं हुँ। उसी योजना को साकार करके उसी योजना पे उसी रास्ते पे अब आज भी हम यही चल रहे हैं। किन-किन परेशानियों का आपने सामना किया? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ में, किसी कार्य में हाथ डालते हैं, तो बड़ी समस्याएँ आती हैं और ख़ासकर जब ऐसा व्यक्ति जिसने कभी इतना पैसा ना देखा हो, इतना धन ना देखा हो, जब वो तरक्की करता है, जब वो प्रगति करता है, तो उसको खींचने वाले बहुत से लोग होते हैं और ख़ासकर जब आप देसी गाय में काम करते हैं, पंचगव्य में काम करते हैं, आयुर्वेद में काम करते हैं, तो बहुत सी ऐसी ताकतें हैं, चाहे विदेशी ताकतें हों, चाहे हमारे समाज की कुछ नकारात्मक ताकतें हों, जो हमें हमेशा पीछे खींचने का काम करती हैं। तो आपके सामने क्या-क्या चुनौती थी? चाहे आपका घर हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो? देखिए अभी हमें पता चला कि वो सब चुनौती थी, पर हमें तो कुछ पता ही नहीं था ना क्या चुनौती होती है। जैसे-जैसे जी। हम ज़रूरत पड़ती गई, ज़रूरत रही घर हुँ, की, समाज मतलब परिवार की, उस तरह से हम काम मज़दूरी करते थे। स्टेप बदलता गया और जो एक समाज था मज़दूर समाज, उसमें से जैसे हमने बाहर कदम रखा, तो सबसे पहले जो आपके नज़दीक होते हैं ना, वही आपके दुश्मन बनते हैं और वो हर कोई का है। और मेरे पीछे भी इतने लोग लगे हैं, महिलाओं का वॉइस रिकॉर्ड, महिलाओं का मैसेज सब बना-बना के, वो हमारा ही एक ग्रुप है और हम जानते भी हैं। लेकिन उसके बारे में क्या बोलना, जब ऐसी स्थिति आती है ना, तब हम नरेंद्र भाई मोदी को याद करते हैं। क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट पहली बार सामने आए, तब उन्हीं के अंदर के कुछ लोग थे, जो उसको पसंद नहीं करते हुँ, थे। तो उन परिस्थितियों के अंदर उन्होंने काम किया। तो जिसको आप संघर्ष कह रहे हैं, मेहनत कह रहे हैं, अब मुझे तो ये लग रहा है कि वो हमारी मेहनत, संघर्ष कुछ नहीं था, वो हमारा इन्वेस्टमेंट था, हुँ, जो इन्वेस्टमेंट के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं। देश के नेशनल राष्ट्रीय सरकार के पुरस्कार हुँ। मिल रहे हैं। वो जब वहाँ उस समय इन्वेस्टमेंट किया हमने, समय का, शरीर का, परिवार की मेहनत का, उस सब का रिज़ल्ट ये निकल के आया है। तो जो भी व्यक्ति हमेशा आगे निकलता है, उसके संघर्ष में एक वो इसका उसका इन्वेस्टमेंट होता है और उसके परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आज हमारे परिवार का भी योगदान हमारे साथ नहीं होता, तो आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुँचते। जैसे मेरा छोटा भाई, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, इन सब का इतना योगदान था कि मतलब मैं रात में भी कहूँ कि चलो खेत में, तो रात में भी खेत में आ जाते। आज भी ऐसा है। जी। एक सच्चे गौसेवक की परिभाषा क्या है? तमाम वीडियोज़ ऐसी सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं जिसमें कुछ खास दल के लोग गायों को बचाने का काम करते हैं। जी, वहीं दूसरी तरफ गायों की नृशंस हत्या होती है। हम देखते हैं कि जी। स्लॉटर हाउस में देसी गायें जा रही हैं या तमाम गायें जा रही हैं, चाहे वो एचएफ हो, जर्सी हो। तो इसको देखकर आपको कैसा फ़ील होता है? क्या इसको लेकर कोई ऐसा कानून बनना चाहिए? बीते दौर में हमने देखा राष्ट्रमाता का दर्जा देने की माँग करी गई और एक प्रदेश की तरफ से महाराष्ट्र सरकार ने उसको बोला भी। देखिए गाय, अभी आपने मुझे पूछा कि गौमाता को लेकर के आपका क्या वो है स्टैंड। तो देखिए आपने एक गौ सेवा प्रकल्प बताया, गौ रक्षा का प्रकल्प बताया, गौ पालन का पंचगव्य का प्रकल्प बताया। तो जो गाय की हत्या करते हैं ना, वो नादान लोग हैं, नासमझ लोग हैं, जिसको ज्ञान नहीं है। और जो गाय को तिरस्कृत करते हैं ना, घर से निकालते हैं, वो उससे भी नादान है। क्योंकि गाय एक साइंस का कह सकते हैं थिएटर है, साइंस का थिएटर, जिसके अंदर इतना साइंस है कि दुनिया में आज तक कोई सोच नहीं पाया है। हुँ, यदि हम गौ माता को जो एंगल से देखेंगे ना, वो स्वरूप में हमें दिखेगी। जैसे कोई गौ सेवा का स्वरूप, हालाँकि कोई में ऐसा है नहीं कि गाय सेवा का साधन है। हुँ, ये सरासर झूठ है, हुँ, गाय सेवा का साधन है ही नहीं। गाय मोक्षदायिनी है, गाय अर्थदायिनी है, गाय आध्यात्मिक दायिनी है। लेकिन उसको हम देखते नहीं है, मतलब जैसे हुँ, मैं कहूँगा कि मेरा जो आज मेरे पास 125 एम्प्लॉयी है हुँ। और 350 के आसपास गौमाता है, तो 125 एम्प्लॉयी का घर ओनली ओनली फॉर गौमाता से चलता है। उसमें मेरे 7,000 से लेके 2 लाख तक के पगार वाले लोग हैं, मेरा परिवार भी है। तो कहने का मतलब है, जहाँ मैं तो ये कहता हूँ कि गाय हमें पालती है, हम गाय को नहीं पालते। ये वास्तविकता है, लेकिन जी, वो स्वरूप इंसान को समझ में आना चाहिए। अब जो गौ सेवा करते हैं, गौ रक्षा करते हैं, वो भी हमारे लिए आदरणीय है, क्योंकि
वो समाज ने जो गाय को तिरस्कृत किया है, उस गाय को आश्रय देते हैं। तो वो तो परम पूजनीय और वंदनीय है हमारे लिए। परंतु मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहूँगा कि गाय को लोग बाहर ही क्यों ना निकालें? बाहर निकालना ही बंद कर दें, उसके लिए क्या है? हुँ, जैसे आपने बोला कसाई गाय को काटता है, पर वो अज्ञानता है, मूर्ख है वो। क्योंकि यदि साइंस के साथ जैसे गौमूत्र है, उसके अंदर हमारे ऋषि परंपरा ने अष्टांग हृदयम है, उसमें हरित संहिता, ऐसे बहुत सारे चरक संहिता, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है, वैशज रत्नावली, सारंगधर संहिता, उसमें बहुत सारे अलग-अलग वर्णन है। ऋषि मुनियों ने तय निश्चित मतलब संशोधन किया है हुँ, कि गौमूत्र के अंदर 5100 एलिमेंट है, ठीक है? यदि उसको जैसे हम बड़ी-बड़ी रिफाइनरी लगाते हैं, केमिकल रिफाइनरी, ये वो हाइड्रोजन अलग करते हैं, मेन्थाई अलग करते हैं, मीथेन अलग करते हैं, ऐसी फैक्ट्रियाँ लगती है। मेरा मानना ये है, मेरा अनुभव भी है कि यदि गौमूत्र से हम सारे जैसे जिब्रालिक एसिड, मैग्निक एसिड, साइट्रिक एसिड, हुँ, फोलिक एसिड, ऐसे अलग-अलग जो है ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, उसको गौमूत्र से यदि रिफाइन करके पार्टीशन करके अलग किया जाए, तो मुझे लगता है गाय रोड पे भी नहीं घूमेगी। क्योंकि गौमूत्र की कीमत जैसे अभी आज भारत ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, साइट्रिक एसिड, फोलिक एसिड, ऐसी बहुत सारी केमिकल चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं चाइना से या दूसरे कंट्री से। आई डोंट नो, मेरे पास उसकी पक्की माहिती नहीं है। लेकिन यदि हम इम्पोर्ट करते हैं और हमारे पास जो जिब्रालिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, हुँ, फोलिक एसिड, साइट्रिक एसिड जो गौमूत्र के अंदर एमिनो एसिड ये है, वो गंदी नाली में जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं अज्ञानता है, पूरे देश की अज्ञानता है। हो सकता है कलयुग का प्रभाव कह लो, या अज्ञानता कह लो। ये चीज़ यदि हमारे समझ में आ जाए तो कसाई खाने की जगह गौमूत्र की रिफाइनरी लग जाएगी। जी। और जिस दिन गौमूत्र की रिफाइनरी पहली भारत में लगेगी, उसके बाद पूरी दुनिया में देसी गाय की इतनी डिमांड होगी कि सोने के बरोबर गाय बिकेगी। बिल्कुल। लेकिन एक ख़ास तबका है जो गौमूत्र का सेवन करने वाले लोगों के लिए या गोबर को पूजनी माने लोगों का मज़ाक उड़ाते हैं। ख़ासकर जी, वो कहते हैं उपहास उड़ाते हैं। जी, तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती हैं कि चाहे तुम गौमूत्र पीते हो, ऐसे प्रश्न करते हैं लोग या तुम गोबर खाते हो गाय का और ऐसे कटाक्ष भी किए जाते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या गोबर जी, भरा है। जी। तो उस पर क्या टिप्पणी कहेंगे? लोगों को ये बताने का क्या प्रयास करेंगे आप? ये सरासर मूर्ख लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं जो गौमूत्र का, पंचगव्य का अपमान करते हैं, वो साइंस को समझे नहीं है। हुँ, जैसे हमारे सनातन संस्कृति का व्यक्ति कोई बोलता है तो ये महामूर्खता है, क्योंकि सनातन के अंदर गौमूत्र छिड़कने से आपके घर की नकारात्मक एनर्जी, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इंसान के जहाँ रहने का निवास है वहाँ गोबर से लिपाई की जाती है तो रेडिएशन से बच सकता है। हुँ, ये साइंस ने माना है, ये कोई श्रद्धा वाली बात नहीं है। गाय को श्रद्धा से देखो एक पक्ष है, हुँ, लेकिन विज्ञान से देखो ये दूसरा पक्ष है। और मैं यदि झूठ कह रहा हूँ तो हुँ, आप एक गूगल पे रिपोर्ट देख सकते हैं। जी, हमारे जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के केमिस्ट डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर बालू गोलकिया ने गौमूत्र से सोना निकाला है। लभ्य सोना मतलब इंसानों के शरीर में जो सुवर्ण भस्म की ज़रूरत है, वो सुवर्ण क्षार गौमूत्र के अंदर है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि गाय गौमूत्र के, गोबर के बारे में जो हँसी उड़ाते हैं, वो तो एक उसके 2 साइड है। जैसे नरेंद्र भाई मोदी को रोज़ 30 करोड़ से अधिक लोग गाली देते हैं। वो किसी का रिप्लाई देते हैं क्या? हुँ, ये वो रिप्लाई देंगे या काम करेंगे? तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि बुद्धिहीन लोगों का जवाब देना मूर्खता है। जो लोग गाय को, पंचगव्य को समझते ही नहीं है, जो उसके अंदर उसका नॉलेज ही नहीं है। हुँ, तो जैसे कोई कचरा चुनने वाले को आप करोड़ों का हीरा दे दोगे, तो उसकी क्या कीमत करेगा? वो तो उसी थैले में लेके जाएगा। अब वही हीरा मंडी में जाएगा, डायमंड की मंडी में, तो उसके करोड़ों के मूल्य लगेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो बुद्धिहीन लोग गौमूत्र या पंचगव्य के बारे में टिप्पणी करते हैं, उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, वो समय ही उसका जवाब देंगे। जैसे बहुत सारे डॉक्टर मेरे विरोध कर रहे थे, हुँ, पर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो मेरे से पंचगव्य घी का नस्य मँगाते हैं, दोनों नाक में डालते हैं और नाभि में डालते हैं और फीडबैक भी देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि आप हमारा नाम मत लीजिएगा हुँ, कहीं पर, क्योंकि कुछ एसोसिएशन में जुड़े हुए होते हैं, हुँ, तो उसको एक ये डॉक्टर लॉबी का दबाव आता है। बिल्कुल। तो जिसको हम डॉक्टर लॉबी कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि कुछ और नाम होना चाहिए। जैसे हम जिसको डॉक्टर मानते हैं, जो कोरोना जैसी महामारी में हुँ, लोग जहाँ सड़क पे मर रहे थे, घर में मर रहे थे, तब वो लोग
650 रुपये की रेमडेसिविर इंजेक्शन 90-90 हज़ार में बेच रहे थे। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का बड़ा हाल अब था। वो कोई एजुकेशन है क्या? ये विनाश वृत्ति है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा जगत में मात्र और मात्र भारतीय सनातन संस्कृति के सिवा किसी के पास शिक्षा है ही नहीं। गाय त्याग का स्वरूप है, वात्सल्य का भंडार है, समर्पण का खजाना है, दया का, भाव का, वैराग का, वात्सल्य का, मातृत्व का, आरोग्य का, आध्यात्मिकता का, क्या चीज़ गाय में नहीं है? बस हमारा नजरिया नहीं है। जैसे भगवान राम को सबरी ने, केवट ने भगवान के रूप में पूजा, बहुत सारे लोग उसके विरोध भी कर रहे थे। बिल्कुल। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे गाय की को जो केमिकल कंपाउंड है वो बदल नहीं जाएंगे। तो बोलने वाले को बोलने देना चाहिए, अपने को ये सिद्ध करना है, अपने अपने काम में इतने परफेक्ट रहना चाहिए कि काम का परिणाम देख के विरोधी भी आपके चरण में आ। जैसे मेरा विरोध करने वाले बहुत लोग हैं पूरे देश में, ठीक है। अब वही लोग मेरी जो गोमाता की ट्रीटमेंट की टिप्स है वो लागू भी करते हैं, है ना। और कायमी कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। मैं तो ये मानता हूँ, एक साउथ का कोई बंदा था जो रोज मेरे खिलाफ वीडियो डालता था, एक दिन उन्होंने सपोर्ट में डाल दी। मैं तो कभी नोटिस भी नहीं करता, किसी ने मुझे भेजा कि ये आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, मैंने बोला बहुत अच्छा, गोमाता उसको सद्बुद्धि दे, जी। है ना। देसी गाय के घी को लेकर, देसी गाय के दूध को लेकर बीते कुछ वर्षों से एक बार फिर से मतलब बात उठी है। हालांकि पौराणिक काल में देसी गाय का बड़ा महत्व था, लेकिन A1 और A2 के नाम से मिल्क को प्रमोट किया गया। मतलब A2 में क्या खासियत है, A2 प्रोटीन मिल्क में क्या खासियत है, उसी को लेकर घी की ब्रांडिंग करी जा रही है। और तमाम लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि A1 से बेटर A2 है, यानी HF और जर्सी से बेटर देसी है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? और सही मायने में अगर माना जाए तो जो शुद्ध देसी गाय का, देसी नस्ल का घी होता है, लगभग उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? देखिए, केमिकल कंपाउंड की कीमत तो मैं और आप तय नहीं कर सकते, क्योंकि घी भी एक केमिकल कंपाउंड है, एकदम बॉडी में लगने वाला लुब्रिक, बॉडी में जैसे अष्टांग हृदय में बताया है, ओजवर्धक, वाग्भट ऋषि ने लिखा है, मेघ्यवर्धक, ओजवर्धक, तेजवर्धक, बलवर्धक, वीर्यवर्धक, संततिदाता मतलब शरीर के अंदर की सारी ज़रूरत देसी गाय के घी से पूरी होती है। ये ऋषि मुनियों ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरी आपने बात बोली कि जो A2 के नाम से प्रचार हो रहा है, पर मैं पूरे देश और दुनिया के युवाओं को आप और लोगों को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहूँगा कि A1 A2 की जो बात है ना, वो एक षड्यंत्र की बात है। यदि A2 प्रोटीन से ही गाय का माप किया जाएगा, तो अभी मेरे साथ डिबेट में कोई था चंडीगढ़ का डेयरी वाला, जिसके पास 2000 HF है और वो 2000 उन्होंने A2 डेवलप करी है। A2 यदि A2 भैंस भी है, A2 ऊँटनी का दूध भी है, A2 घेटी भेड़िए का दूध भी है, तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि देसी गाय का दूध ये श्रेष्ठ है। A1 A2 में नहीं जाना है। कुछ देशों ने उसके पास A2 प्रोटीन का वो सोर्स होने के कारण उन्होंने A2 प्रोटीन का प्रचार किया है। मैं मानता हूँ A2 प्रोटीन इज गुड प्रोटीन, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। A1 प्रोटीन इज बैड प्रोटीन, हो सकता है साइंस की भाषा में, लेकिन 9000 कंपाउंड है दूध के अंदर, 9000 केमिकल है दूध के अंदर। जिंक है, आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बीटा कैरोटीन है। ये सब दूसरे जानवरों में नहीं मिलता। ऋषि मुनियों ने इसीलिए देसी गाय का दूध का महत्व बताया, देसी गाय के घी का। अब A2 से ही माना जाता है। यदि हम A2 को प्रमाणित कर देते हैं, तो फिर HF का A2 आएगा, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? भैंस का A2 आएगा, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इसीलिए मेरा स्पष्ट संदेश है और मेरा अनुभव भी है, और इतने सालों के तजुर्बे के बाद कहता हूँ, A2 प्रोटीन की बात भले करो, अच्छा प्रोटीन है, उसका विरोधी नहीं हूं मैं, लेकिन देसी गाय का दूध, इसकी जिस दिन मार्केटिंग हो जाएगी, उस दिन दुनिया सारी फेल हो जाएगी। बिल्कुल। डेयरी फार्मिंग की जब बात करते हैं, खासकर पैसा कमाने के लिए लोग HF और जर्सी का सिलेक्शन करते हैं या भैंस का सिलेक्शन करते हैं। आपने देसी गाय का चुनाव किया, देसी गौ माता की सेवा करी, तमाम चीज़ें आप देसी गौवंश को लेकर कर रहे हैं। अगर कोई युवा, मेरी तरह युवा हो, या कोई भी व्यक्ति जो देसी गौ माता की सेवा करने का मन बनाता है और इसमें आगे बिजनेस डेवलप करना चाहता है, आपको प्रेरणा स्रोत मानता है, या तमाम जो ऐसे लोग हैं जो भारत के अंदर
देसी गायों पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? कैसे वो अपना एग्री बिज़नेस मॉडल या डेयरी फार्मिंग मॉडल डेवलप करें? आपने क्या कुछ किया? आपकी क्या कुछ उद्देश्य लेकर आप चले? क्या कुछ विज़न आपका था और क्या चीज़ें आप फ़ॉलो कर रहे हैं जो उसको भी सलाह देंगे? जैसे आप अपनी ट्रेनिंग कैंप्स में भी बताते हैं, क्या कुछ सलाह देंगे अगर कुछ बता हाँ, पाएँ? जैसे जो गोपालन करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति हो एक्स, वाई, ज़ेड, उसमें कोई जात-पात की बात नहीं होती, जी। कोई भी व्यक्ति हो, हुँ, उसको गाय गोपालन का मुद्दा गाँव रखने की जगह और कृषि उसका सहारा। हुँ, गाय, गाँव और कृषि ये हमारी मानव सभ्यता की एक साइकिल है। गाय यदि रखनी है तो हुँ, आपको गाय के गोबर गोमूत्र खेत में डालने हैं हुँ, जिससे आपका खेत से गाय का चारा फ्री में वो डेवलप हो जाए, बिल्कुल। खर्चा ना लगे और गाय को केमिकल ना लगे। तो जो व्यक्ति गाय को खेती से जोड़ के चलेगा हुँ, वो हमेशा सफल रहेगा। उसके साथ-साथ में गाय का आयुर्वेदिक मूल्य समझना चाहिए। उसके साथ-साथ गाय का मैंने जैसे गोबर गौमूत्र का बताया उसका मूल्य समझना चाहिए। गाय को आध्यात्मिकता से जोड़नी चाहिए, गाय को समाज से जोड़नी चाहिए। गाय की अच्छाइयाँ जो है, गाय के पंचगव्य के बड़े-बड़े फ़ायदे हैं, वो लोगों के सामने रखने चाहिए। तो ये चीज़ है ना लोग जो नए गोपालक आ रहे हैं, वो कतई ऐसा ना सोचें कि मैं दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर एक फार्म रेंट पे ले लूँगा, वो 2 लेबर रख लूँगा, एक गाय दिन का 40 लीटर दूध देती है हुँ, और 10 गाय का 400 लीटर दूध हो जाएगा। दिल्ली में ₹100 लीटर बिकेगा, रोज़ का 40,000 का हो जाएगा और महीने का 12 लाख का हो जाएगा। ऐसा कैलकुलेशन करके गोपालन में ना आइए। गोपालन में जो लोग आना चाहते हैं उसको स्पष्ट मेरा संदेश है, पहले गोपालन को समझे, जगह-जगह अनुभवी लोगों के पास 5-5 दिन ठहरे। वो आपका इन्वेस्टमेंट है, उससे नहीं डरना है। यदि वो नहीं करते तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, पैसा के दम पे गुजरात से गाय ले जाते हैं और बाद में सारी गाय बर्बाद हो जाती है। क्योंकि इस ये सब चीज़ें लाइव स्टॉक मतलब ज़िंदा चीज़ों के साथ आपका अनुभव ही काम आता है। हुँ, ये कोई मशीन नहीं है, स्विच बंद कर दो इलेक्ट्रिक की और घर चले जाओ, हुँ, क्योंकि इसकी हर घंटे ज़रूरत बदलती है। तो कृपा करके जो भी करना चाहते हैं, वो अच्छे लोगों से सीखे, समझे, उसके बाद धीरे से स्टार्ट करें, 2 से स्टार्ट करें, 6 महीना, 1 साल भले लेट हो। और जो भी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मैं निवृत्ति में गोपालन करना चाहता हूँ, वो कभी ना करे, क्योंकि गोपालन पीढ़ियों का काम है, परिवार का काम है। हुँ। ऐसे नहीं है कि आपके पिताजी निवृत्त हो गए, अब उन्होंने 10 गाय पाल ली और चला दिया। अब यदि आपके पिताजी निवृत्ति में गोपालन करते हैं और उनका बेटा निवृत्ति में प्रवृत्ति में करना चाहेगा, तो सफलता मिलेगी। तो मतलब गोपालन एक परिवार का भाग बन जाता है ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत दिव्य बनने में रोक नहीं सकती। नस्ल का चुनाव कैसे करें? लोग आजकल गिर की हाँ, काफ़ी ब्रांडिंग की ये बात करते हैं, लेकिन गिर सूटेबल नहीं होती हर वातावरण के आपका लिए। बहुत अच्छा सवाल है कि मेरा ये अनुभव रहा है कि जो प्रांत में प्राकृतिक रूप से जो नस्ल बनी है, उसी प्रांत में वो नस्ल पालनी चाहिए। जैसे राजस्थान में सफ़ेद गाय है, थारपारकर जी। क्यों है? वो सफ़ेद गाय 55 डिग्री तक सहन कर लेती है और 55 डिग्री 12 घंटा बिना पानी से रहेगी और फिर भी दिन का 5 शाम का 5 लीटर दूध देगी। दिन का 10 लीटर दूध हुँ, देगी, सुबह 5 शाम को 5। तो ये प्रकृति ने जो जहाँ का वातावरण है उसी प्रकार से जैसे आपके हिमालय की कंदराओं में ये लाल गाय जो साहिवाल दिखती है, जी। वो साहिवाल गाय ठंडियों में माइनस में भी ठंडी सहन कर लेगी। हुँ, और सफ़ेद गाय जो है, जैसे सफ़ेद गाय के वहाँ के लोग हैं, वहाँ जो सफ़ेद गाय का दूध खाते हैं ना, उसका पित्त कभी नहीं बढ़ेगा अच्छा। क्योंकि वो गाय सूर्य की गर्मी को रिफ्लेक्स करती है और ऑलरेडी वहाँ के लोगों का पित्त हाई होता है, गर्मी में रहते हैं ना वो लोग। जी। तो कहने का मतलब है कि ठंडी गाय जिस प्रांत में बनी है, गर्म गाय ये प्रांत में बनी है। हुँ, तो ये जैसे तमिलनाडु में कांगायम गाय काली बनी है क्योंकि वहाँ सूर्य प्रकाश की कमी है, हुँ, समुद्र का किनारा है, ह्यूमिड रहता है। तो सूर्य प्रकाश की ज़रूरत है। तो वो हुँ, काली गाय को आधा घंटा भी सूर्य प्रकाश मिल गया, एब्ज़ॉर्ब कर तो लेगी। 12 घंटे का सूर्य प्रकाश वो ले लेगी। तो इस प्रकार से पूरी प्रकृति एक विज्ञान से भरी हुई है और विज्ञान की नज़र से देख के, संभल के गोपालन करना चाहिए। लाखों रुपए की बात होती है, कहते हैं कि लाखों रुपए का घी बिकता है रमेश जी का, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाक़ई में लाखों रुपए बिल्कुल, की कुमकुमादि घृतम है जिसका लोग है ना खाली रेट की बात करते हैं। हुँ, पर उसको जब डीपली माइक्रो में समझेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में आएगी कि जैसे हम 2 लाख का जो बोल रहे हैं उसके अंदर किश्तवाड़ शहर है कश्मीर का, हुँ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ केसर वहाँ उगता है और वो केसर का रेट है 5 लाख रुपया किलो, वो केसर उसमें 800 ग्राम पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली हम पैसे लूट रहे हैं।
और मैं ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि घी एक सहस्त्र योगम नाम की बुक है, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। जी। सहस्त्र योगम नाम की बुक में 430 प्रकार के घी बनाने के विधि ऋषि परंपरा में ऋषि मुनियों ने बताया। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हुँ, चरक संहिता में 230 प्रकार के घी बना के विधि बताया है। ये है अपना भैषज्य रत्नावली में 15-20 प्रकार के घी बनाने का विधि बताया। रस रत्नाकर के अंदर 30 से मतलब 50 घी बनाने का विधि बताया है। तो ये और उसका रिजल्ट भी इतना अद्भुत है कि आप बिलीव नहीं करोगे, इतना रिजल्ट है कि मरने की कगार पे इंसान फिर से खड़ा हो सकता है, वो आयुर्वेद है। जी। और समस्या को जड़ से निकालता है, वो पंचगव्य घी है। कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि जो आपकी उँगलियों पर आपको याद हो, हालाँकि आपको तो बहुत उत्पाद के नाम पता होंगे क्योंकि आप खुद इतने उत्पाद बना रहे हैं। लेकिन जो हम डेली लाइफ़ में यूज़ कर सकें, क्रीम हो, गौमूत्र अर्क हो या कुछ ऐसे लिक्विड चीज़ें जो हम डेली लाइफ़ में लें और जैसे आजकल जो बीमारियाँ चल रही हैं, चाहे हाई बीपी की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, हार्ट अटैक की डिज़ीज़ लोगों को हो रही है, शुगर हो रहा है, मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, थायराइड की दिक्कत है या हाइट बच्चों की नहीं बढ़ती, गंजापन हो जाता है। तो ऐसी कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ सेकंड्स में आप बता पाएँ कि हाँ, कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं? जो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बीमारियों का जो है ना लाइफ़स्टाइल ज़िम्मेदार है, हुँ, ठीक है? अब उससे बचना है, तो जैसे पंचगव्य भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। दही है, दूध है, छाछ है, घी है। पर जैसे आप घी बाहर साबुन खरीद के यूज़ करते हो रोज़ बाथरूम में, तो पंचगव्य का साबुन यूज़ करना चाहिए। जैसे आप दंत मंजन यूज़ कर रहे हो, तो गाय के गोबर भस्म, काटाड़ू मायू, फिटकड़ी और लौंग के तेल का जो बनता है, हुँ, वो करना चाहिए। जैसे आपकी आँखें कंप्यूटर के सामने रहती है, तो यष्टि मधु घृतम बनता है देसी गाय से, वो घी के एक-एक बूँद रोज़ रात को आँख में डालना चाहिए। जैसे आप उदान प्राण, गले के ऊपर का जो प्राण है, उदान प्राण का उपयोग बहुत करते हैं आजकल लोग ज़्यादा, तो रोज़ रात को सोते समय पंचगव्य घी नाक में 2-2 बूँद और 2 बूँद नाभि में डालना चाहिए। और कभी-कभी को काँसे के बर्तन से पादाभ्याम करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, अनुभव भी है और ये ऋषि परंपरा का शास्त्र भी है कि रूटीन लाइफ में इंसान यदि पंचगव्य का भरपूर मात्रा में उपयोग हुँ, करेगा, हुँ, तो मुझे लगता है कैसे भी विपरीत परिस्थितियों में बीमारियों से बच पाएगा। हुँ। एक सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसको लगता है कि जो मैंने सोचा नहीं था कभी वो चीज़ें मैं पूरी करने लगा, अपने जीवन के लक्ष्य को मैं प्राप्त करने लगा या लोग मुझे अब जानने लगे हैं। तो वो कौन-सा वर्ष था, वो कौन-सा पल था जब गिर गौचतन संस्थान को लोग जानने लगे थे? राष्ट्रीय पटल पर, वैश्विक पटल पर लोग जानने लगे थे और आपको सम्मानित किया जाने लगा था? 2010 का साल ऐसा था, 2010 नवंबर-अक्टूबर का 10वां-11 महीना था, जिसमें हमारे पास हमने एक रेंट पे खेत था, उसमें प्याज लगाई थी, तो 35 लाख की प्याज हो गई थी और उसी प्याज से 27 लाख का दूसरा खेत खरीदा हमारे पिताजी के नाम। और उस समय हमारे गोंडल के सारे न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भर-भर के लिखा गया था एपीएमसी के माध्यम से कि एक किसान गाड़ी में से गाढ़ा में आ गया, मतलब फोर व्हील में आ गया और इतना-इतना प्रोडक्शन हुआ। तो वो साल हमारा ऐसा था, हुँ। जहाँ से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया था। आजकल लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, चाहे वो युवा हो या तमाम ऐसे लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं या फिर डेयरी फार्मिंग करते हैं। हम देखते हैं कि बाज़ार में ऐसे बहुत से लोग सेटअप लगाते हैं और सेटअप लगाने के बाद वो गायब हो जाते हैं। साल, 2 साल, 3 साल बाद उनका जो प्रोजेक्ट है वो बंद हो जाता है। तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अनुभव के अनुसार? बिज़नेस आप दुनिया में कोई भी करो, हुँ, जो व्यक्ति छोटे से शुरुआत करता है ना, वो कभी मार नहीं खाता और जो हमेशा पहले बड़ा प्रोजेक्ट डाल देता है ना, वो हमेशा मार खाता है। क्योंकि ये मेरा एक सूत्र है कि जो आप एक गाय का दूध बेच सकते हो, उस दिन एक ही गाय होनी चाहिए आपके पास। जो व्यक्ति नया-नया मार्केट में किसी भी बिज़नेस में आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोफ़ोन बनाता है, ये लाइट बनाता है, हुँ, तो जिस दिन फैक्ट्री उसकी रन होगी, उसी दिन पहले दिन 1 लाख लाइट बना देगा, तो कहाँ बेचेगा? हुँ, पहले 2 बनाए, जी। 2 को बेचे, फिर 10 बनाए, 10 को बेचे। ये एक मेथड है आगे जाने की और उसी से ही आगे जाना चाहिए और वही व्यक्ति सफल होता है। क्योंकि यदि खराब होगी तो आपकी 2 लाइट ही होगी बिल्कुल। और आपने लाखों की मशीनरी लगा दी, लाखों लाइटों का प्रोडक्शन, खराब हुई तो 1 घंटे में 50,000 लाइट खराब हो जाएगी। हुँ। तो ये नियम दुनिया में हर जगह पे लागू होता है। और तकनीक की बात करें जैसे डेयरी फार्मिंग में इतनी तकनीक आ रही है लोग आजकल
एआई का प्रयोग कर रहे हैं या फिर और भी सारी कई तकनीकें आ रही हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमन आ रहे हैं, तो आप किस पे विश्वास करते हैं? नंदी से क्रॉस कराने में विश्वास करते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी है ना, वो एक विकल्प है, व्यवस्था नहीं है। जैसे सेक्स सॉर्टेड सीमेन भी, यदि आपको लगता है कि कोई इस प्रकार का बुल है और इसमें ऐसे उसके जेनेटिकली रिजल्ट आ गए हैं और उसको बढ़ाना है तो करना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। परंतु उसको रेगुलरिटी में, मतलब जीवन के भाग के रूप में अपना लेना, वो गलत है। कोई भी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है, वो एक विकल्प है, वो व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था के रूप में हम स्वीकारते हैं ना, तो हमारी गलती है। तो हर चीज़ का एक अंग है, सिस्टम है, वो सिस्टम से रहे तो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट भी अच्छा है, हुँ, सीमेंट भी अच्छा है और सर्वश्रेष्ठ हमारा नंदी है। नंदी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। पर अब टेक्नोलॉजी है तो उसके खिलाफ भी जा नहीं सकते। जी। कंटेंट क्रिएटर के नाते जब हम कंटेंट बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो लोगों के बड़े अच्छे रिप्लाई आते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। जब आप इतने सारे उत्पाद बनाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हो जिसको सुनाकर आप भाव विभोर हो जाते हैं या जिनको वापस आप रिकॉल करते हैं, जैसे कि आपकी कुछ दवाइयों से लोगों की जीवन बदली हो, जीवन शैली बदला हो या गंभीर रोग लोगों के सही हुए हों, ऐसे कुछ अगर हाँ, हम एग्ज़ाम्पल्स? लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, पिछले 2015 से ट्रेनिंग देते हैं और 11,000 से अधिक लड़के-लड़की हम लोगों से ट्रेनिंग ले गए। कुछ लोगों के पास 1100, 1200 गाय है। जैसे ये हेता वाले भाई भी ट्रेनिंग हमसे ले गए हैं। असीम ये रावत जी, हाँ, एक गिर अमृतपल वाले जो मदन जी। कृष्ण मोहन यादव जी, जी, वो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके गए हैं। ऐसे हैदराबाद में क्लीमोम वाले हैं, वो भी हमसे ट्रेनिंग ले गए हैं। जयपुर में है, मतलब देश का विजयवाड़ा में है महिपाल जी। ऐसे अंकित जैन है इंदौर में। ऐसे मैं नाम लेने बैठूँ तो बहुत सारे नाम हैं। उसमें से काफ़ी लोग सक्सेस है। जब उसकी वीडियो या उसकी कोई सोशल मीडिया पोस्ट या उसको कोई प्रमोशन मिलता है, तो हमें हृदय से खुशी होती है और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हमने कुछ काम किया है। भले जो खींचने वाला एक पक्ष है, लेकिन मानने वाला भी एक पक्ष है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं हमारे पंचकर्मा सेंटर में आते हैं, जो आते हैं तो उसको स्ट्रेचर में लाते हैं और जाते हैं तो बाइक पे बैठ के जाते हैं। तब हमें बहुत खुशी होती है और एकदम नॉमिनल चार्ज, रोज़ का 2000 रुपया, मतलब डॉक्टर का पगार निकल जाए, यही मैं सोचता हूँ। और लोग उसको देश परदेश से, अभी 1 महीने का बुकिंग वेटिंग है। पूरे फॉरेनर, एनआरआई लोग सब बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कराने आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम 2 महीना तक बोलते रहेंगे ना, तो भी पूरी नहीं होगी, इतने अनुभव है ऐसे जीवन के। जी। सरकार की योजनाओं की बात करें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, आपको क्या लगता है सरकार को अभी कितना काम करना चाहिए और सरकार कितनी हद तक काम कर चुकी है? सरकार की योजनाएँ तो सारी, बहुत सारी अच्छी चल रही है, जो लाभ ले सकते हैं, टेक्निकली माइंड है वो ले सकते हैं। पर सरकार की योजनाओं में क्या होता है, सरकार की एक कछुआ चाल से सिस्टम चलती है हुँ, और जो प्राइवेट बिजनेस वाले हो तो दिन रात भागने वाले लोग होते हैं, तो थोड़ा गैप रहता है। और कुछ लोग सरकार में ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी गाय देखी नहीं है, वो लोग नीतियाँ बनाते हैं, तो उसके कारण भी एक गैप खड़ा होता है एक गोपालक के अंदर और एक ऑफिसर के अंदर। तो वो मुझे लगता है सरकार की बहुत अच्छी कामगिरी है, गोमाता को लेकर के, गाय के प्रचार को लेकर के, पंचगव्य को लेकर के, गाय आधारित कृषि को लेकर के नरेंद्र भाई जो मेहनत कर रहे हैं, हुँ। हमारे गवर्नर साहब आचार्य देवव्रत जी भी है, पूरे पूरे भारत के श्रेष्ठ लोग इस मिशन पे चल रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये क्वालिफिकेशन का गैप है, जो पीढ़ियों, जनरेशन गैप जिसको बोल सकते हैं, उसके कारण थोड़ी बहुत दुविधा आ रही है। लेकिन अब दुविधा ही नहीं तो जीवन ही क्या? जी, हाँ? बिल्कुल। आपकी कंपनी का टर्नओवर लगभग कितना है वार्षिक अगर बात करें? और क्या विज़न लेकर चल रहे हैं आपकी टीम? साल का है 7-8 करोड़ के आसपास होगा। और अभी हमारा एक सपना है कि जो किसानों का दूध 25-30 रुपये में देसी गाय का दूध जनरल डेयरी में जा रहा है, उसका वर्गीकरण करके शहरी जनों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे शहरी जनों को अच्छा दूध मिल जाए और किसान का जो 30 रुपये में जा रहा है उसके 60 रुपये मिल जाए। तो गांव के अंदर रोजगार के सोर्स खड़े होंगे, किसान की खेती ऑटोमेटिक जैविक हो जाएगी, गो हुँ, आधारित हो जाएगी और किसान गाय पालेगा। क्योंकि आज देखो, पैसे नहीं मिलते तो माँ बाप भी नहीं रखते लोग घर में, वो भी वृद्धाश्रम में छोड़ देते। बिल्कुल। तो जो गाय नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगी,
उसका क्या? मेरा एक सपना है कि एक-एक गाँव के अंदर एक-एक रिफाइनरी हो, गोमूत्र का डेयरी चले और उससे उसके केमिकल कंपाउंड गोमूत्र के पार्टीशन हो और वो एक प्योर केमिकल के रूप में दूसरे देशों में बिके। जैसे अभी गोबर के अंदर मोनोसेल्यूलोस है, लिग्नाइन है, इस प्रकार से कंटेन है। हुँ, मोनोसेल्यूलोस और लिग्नाइन जापान 80,000 रुपये किलो ले रहा है। अरे! तो ऐसे बहुत सारे दुनिया के देश है। जैसे गौमूत्र के अंदर सल्फर है, पोटाश है, हुँ, अमोनिया है, हुँ, नाइट्रोजन है, हुँ, फास्फोरस है। ये सारे कंटेंट को यदि पार्टीशन करके बेचा जाए तो जी। बहुत अच्छे दाम निकल सकते हैं। तो अभी मेरा ये प्रोजेक्ट मैं सोच रहा हूँ अभी इसी साल में ये प्रोजेक्ट लेके आऊँगा। मिलावटी दूध पर अगर बात करी जाए, क्योंकि हम लोग अक्सर ये अपने समाज में जब बात करते हैं, कहते हैं कि दूध इतना प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा जितना दूध मार्केट में है। हाँ। खपत ज़्यादा हो रही है लेकिन दूध ही इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो मिलावटी दूध और घी को लेकर क्या आपकी सोच है और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जो पूरी दुनिया के डेटा मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास एक ग्रामीण डेटा है। जैसे मैं जिस दिन गाय चराने जाता था, उस दिन 3,000 गाय थी हमारे गाँव में, जब मैं 9 साल का था। अब उस समय मेरे गाँव की जनसँख्या 600-700 की थी। हुँ, हाँ, अभी आज मेरे गाँव की जनसँख्या 2500 के आसपास है और खाली 150 गाय है। ओह! ये हर एक गाँव, पूरे देश का ये डेटा है। एक गाँव से आप पूरे देश का अंदाज़ा निकाल सकते हो। अब आप सोच लो, उस समय जितनी दूध की मिठाई बनती थी, उससे 100 गनी ज़्यादा दूध की मिठाई बन रही है आज। वो तो रियल है ना? हुँ, तो ये सब क्या है, वो तो दुनिया सब जानती ही है, उसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक संदेश ज़रूर दूँगा, यदि भगवान ने आपको सुख संपत्ति और समझदारी दी है, तो एक फैमिली गोपालक रखिए। परिवार का गोपालक। यदि वहाँ से दूध नहीं आ सकता है, तो आप वहाँ से घी लीजिए। दूध शुद्ध नहीं मिलता है, तो रोज़ का 2 चम्मच घी खाइए, है ना? ये समय के बदलते आपके अंदर बदलाव आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए ना, हर जगह पे दूध पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल। और कुछ ऐसा संदेश जो आपके मन की व्यथा हो या मन की बात हो जो आप अपने दर्शकों से करना चाहें, जो आपने अभी तक नहीं कही हो, जो कुछ कहना चाहें नहीं, आप? वैसे तो मेरा मन और मेरा मुँह खुला रहता है, हुँ, तो कोई चीज़ मैं अंदर नहीं दबाता हूँ। परंतु देश के युवानों को, सरकारी प्रतिनिधियों को, संतों, साधुओं को, महंतों को, श्रेष्ठीजनों को एक मेरी विनम्र अपील हो सकती है कि गाय, गाँव और कृषि मानव सभ्यता का मेरुदंड है। यदि उसके ऊपर काम नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि आगे जाके हमें पछताना पड़ेगा। गाँवों के अंदर रोज़गार, गाँव के अंदर गोपालन, गोपालन से जुड़ी बिज़नेस, उसको मोटिवेशन करें, ऐसा करने वाले लोगों को सम्मानित करें, ऐसा करने वालों को इज़्ज़त दें, साल में 2 बार वहाँ विज़िट करें, जिससे एक गाँव बना रहेगा। हालाँकि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइज़ेशन माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, पीएमईजीपी, ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं, जो गाँवों के अंदर कोलेटरल फ्री 50 लाख की लोन है और उसमें 35% सब्सिडी है। तो मुझे तो लगता है कि इतिहास में ऐसा आज तक कोई सरकार ने नहीं किया है, जो ये सरकार में हो रहा है और उसमें से 1-2 चीज़ों का लाभ मैंने भी लिया है। जी। तो कहने का मेरा मतलब है युवानों को कि क्या हमें हमारे माता-पिता ने सिर्फ़ किसी की नौकरी करने के लिए ही पैदा किया है? हुँ, नौकरी करने के लिए ही बड़ा किया है? हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने परिवार के साथ स्ट्रेस फ्री जीवन जिए। यदि स्ट्रेस फ्री जीवन परिवार के साथ और समृद्धि की ओर बढ़ना है, तो ये नौकरी वाली गुलामी, मल्टीनेशनल कंपनियों की गुलामी से बाहर आकर के खुद के दम पे खड़ा होना पड़ेगा और गाँवों के अंदर रोज़गार खड़े करने पड़ेंगे, जिससे अपना देश समृद्ध बनेगा, देश की जीडीपी में बदलाव आएगा, सरकार के ऊपर बेरोज़गारी का जो कलंक लग रहा है, वो भी नहीं लगेगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नौकरी हमने भी फ़िलहाल में छोड़ी है और हम भी आप लोगों के साथ में प्रयास कर रहे हैं कि देश के किसानों को समृद्ध बनाया जाए। खुद हम लोग समृद्ध बनें, एक देसी गौ माता की सेवा करके, और तमाम उन किसानों को समृद्ध बनाने का प्रयास हम लोगों का है। और बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार है। साथ ही आभार है इंडियन पॉडकास्ट स्टूडियो का, जहाँ पर हमने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। और ऐसी प्रेरणादायी कहानियों के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप भी अपना पॉडकास्ट स्टूडियो हमारे साथ में पॉडकास्ट कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमसे संपर्क करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।